बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफ़गान हूँ। साल 2025 शुरू हो चुका है और ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि साल 2025 को सियासी लिहाज से एक बड़ा अहम साल करार दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये साल बड़ी अहम डेवलपमेंट्स होंगी। साल 2024 गुजर गया और 2024 में बड़े तारीखी जो है वो लम्हात देखने को मिले। सियासी लिहाज से देखा जाए तो 2024 में बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई। इलेक्शन हुए 2024 के जनरल इलेक्शंस, जिसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने एक हुकूमत बनाई, मिलकर हुकूमत बनाई, एक मखलूत हुकूमत बनी और उस मखलूत हुकूमत के नतीजे में शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने, आसिफ अली ज़रदारी सदर मुमलिकत बने। इसी 2024 की अगर बात करूं तो 2024 अदालती लिहाज से बड़ा अहम साल था, जिसमें जस्टिस मुज़ाहिर नकवी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज उन्होंने रिज़ाइन किया जो उनके खिलाफ रेफरेंस था। फिर जस्टिस एजाजुल हसन ने रिज़ाइन किया। फिर लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद जमील उन्होंने रिज़ाइन किया बतौर जज लाहौर हाई कोर्ट। और बड़ी अहम डेवलपमेंट्स थी। इमरान खान साहब के लिए ये साल बहुत अजियतनाक और एक बड़ा दर्दनाक साल था और खान साहब को कोई रिलीफ नहीं मिला इस साल में। देखा जाए तो खान साहब के लिए ये साल 2024 बहुत खतरनाक साल था और उनके लिए अजियतनाक इस लिहाज से था कि तहरीक इंसाफ जो है उसकी पॉलिटिक्स को एक बहुत बड़ा डेंट पड़ा, जो 9 मई के फैसले हुए। फिर इसी तरह फैज हमीद जो साबिक DGISI थे, उनकी गिरफ्तारी एक ऐसे अमल में, एक ऐसी सूरत में हुई कि जब 9 मई के हवाले से तमाम तर मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद इकट्ठे किए गए और शवाहिद इकट्ठे करने के बाद उनको सजाएं सुनाई गई, उनके खिलाफ सजाएं जो हैं वो उसके फैसले आए और फैज हमीद साहब जो इनको टॉप सिटी केस में गिरफ्तार किया गया। तो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई थी साल 2024 में। 2025 को सियासी लिहाज से एक बड़ा अहम साल करार दिया जा रहा है। 2024 इस लिहाज से भी बड़ा एक अहम साल था कि इस साल जुडिशरी से मुतल्लिक, अदालत से मुतल्लिक इस्लाहात, अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक एक बिल आया और वो बिल था 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक, जिसके अंदर यह लिख दिया गया कि सीनियर प्यूनेट जज, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनेट जज जो है उनकी जगह पार्लियामेंट की स्पेशल कमेटी के पास ये इख्तियार होगा कि वो 3 मोस्ट सीनियर में से किसी एक को पिक एंड चूज करे और उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दे। और ये तरमीम हुई 2/3 मेजॉरिटी से, कौमी असेंबली में भी और सेनेट ऑफ पाकिस्तान। सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो फेडरेशन की लामत है, वफाक की लामत है, वहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने अपने नंबर्स पूरे करने के बाद 2/3 से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 26वीं आईनी तरमीम। और वो 26वीं आईनी तरमीम अदलिया से मुतल्लिक थी, चीफ जस्टिस से मुतल्लिक थी और उसमें ये इख्तियार पार्लियामेंट की स्पेशल कमेटी के पास आया कि वो किसी एक को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाएगी। 3 मोस्ट सीनियर में से किसी एक जज को पिक एंड चूज करके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह जो सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जज थे, उनका चीफ जस्टिस बनने का ख्वाब चकनाचूर हुआ और जस्टिस याया अफरीदी जो तीसरे नंबर के जज थे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने। अब 2025 जो है वो बड़ा अहम साल है और 2025 को सियासी लिहाज से एक बड़ा अहम साल करार दिया जा रहा है, इसलिए क्योंकि इस साल अहम डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। एक पहली बात कि इमरान खान साहब के खिलाफ अल कादिर ट्रस्ट का जो केस है उसका फैसला आ सकता है और फिर खान साहब को 9 मई के केसेस में सजाएं हो सकती हैं। मतलब खान साहब के लिए तो इस साल में रिलीफ होता नजर नहीं आ रहा, रिलीफ मिलता उनको नजर नहीं आ रहा। मैं अगर टू बी ऑनेस्ट बात करूं तो खान साहब के लिए इस साल भी बड़े प्रॉब्लम्स होंगे, बड़ी हर्डल्स होंगी। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बात की जाए तो शहबाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक्स में शुमार होते हैं। वो अभी तक मोस्ट फेवरेट हैं इसलिए क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट के एक पसंदीदा सियासतदान है और उनका जो नैरेटिव है वो इस्टेब्लिशमेंट का हमायती नैरेटिव है, वो इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ नैरेटिव नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि शहबाज शरीफ साहब, मैं उनको इस बात का क्रेडिट पेश करता हूं कि अगर कोई नून लीग की सियासत बचाने वाला कोई शख्स है तो उसका नाम शहबाज शरीफ है, उसका नाम मलिक अहमद खान है, उसका नाम शहबाज शरीफ और मलिक अहमद खान। मैंने 2 नाम आपको बताए। ये 2 वो सियासतदान हैं जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुफाहमत की पॉलिसी को फरोग देने की बात की। देखिए पाकिस्तान में मुक्तदरा जो है उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता।
पाकिस्तान की जो मुक्तदर है, पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसका सियासत से एलिमिनेट होने का जो हम लोग एक बयानिया बनाकर बैठे हैं कि जी वो सियासत से फारिग हो जाएगी और उसका सियासी रोल खत्म हो जाएगा, तो पाकिस्तान की मुक्तदरा के बगैर पाकिस्तान की सियासत नहीं चल सकती। ये बात मुझे भी पता है, ये बात आपको भी पता है, ये बात एक आम बंदे को भी पता है। तो पाकिस्तान की मुक्तदरा जो है उसके साथ बातचीत ही आखिरी हल है। खान साहब ने वो मौका भी लूज कर दिया, वो जो लूज बॉल थी उसके ऊपर छक्का लगाने की बजाय वो कैच आउट हो गए और बाउंड्री के ऊपर उनका कैच हुआ। और एक ऑप्शन था उनके पास कि वो खुद अपने गुनाहों की माफी मांग लेते और इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठकर अफाम व तफहीम से अपने मामलात को हल करते। उन्होंने वो मौका बड़ी बुरी तरह लूज कर दिया। अब खान साहब के पास तो ऑप्शंस जो लामहदूद थे वो बिल्कुल खत्म हो गए। इस्टेब्लिशमेंट के साथ शहबाज शरीफ साहब के तल्लुकात बहुत अच्छे हैं। 2024 गुजरा, 2024 में भी यही बात थी कि फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी क्या होगी। 2025 में भी यही सवाल है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी क्या होगी, कितनी मजबूत होगी, हमारे हमसाया ममालिक के साथ जो तल्लुकात हैं वो किस हद तक बेहतर होंगे, और फिर जो हमारा जो स्टेट का एक नैरेटिव है, जो रियासत का नैरेटिव है, जिस तरह अफगानिस्तान का, अमेरिका का एक है ना, एक आपस में जो गठजोड़ है पाकिस्तान के लिहाज से, और फिर पाकिस्तान को जो शदीद दरपेश चैलेंजेस हैं, जो पाकिस्तान को सिक्योरिटी के हवाले से चैलेंजेस दरपेश हैं, उस हवाले से पाकिस्तान का क्या नैरेटिव होगा, वज़ीर ख़ारजा इसके ऊपर कितना बोल्ड किस्म का स्टांस ले सकते हैं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इस पर क्या मौक़िफ़ वाज़े करेगी। ये बहुत सी चीज़ें हैं जो साल 2025 के अंदर जो है क्लियर होंगी, और साल 2025 को इस हवाले से भी एक अहम साल कंसीडर किया जा रहा है कि सियासी लिहाज से तो ये साल बहुत अहम होगा। रियासती जो है वो फैसलों के हवाले से, सियासी लिहाज से, अदालती लिहाज से मैं बाद में आऊँगा, लेकिन मौशी लिहाज से भी ये साल बड़ा एक अहम साल होगा। इस साल मौशी लिहाज से जो देखा जाए तो जो बजट आना है, बजट के हवाले से अवाम को क्या रिलीफ मिलता है, अवाम के लिए किस हद तक जो है वो रिलीफ फराहम किया जाएगा, अवाम को कौन सी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं अवाम की, जो बुनियादी तरजीहात हैं अवाम की, वो किस हद तक पूरी होंगी। ये देखते हैं कि जी इस साल क्या अवाम को वाकई में रिलीफ मिलेगा। वो जो बिजली के बिलों का मसला है, फिर अजियतनाक जो महंगाई है उसका जो तोड़ है, हुकूमत ने उस हवाले से क्या मैकेनिज्म बनाया है, क्योंकि ये बातें तो बहुत आसानी से हम कर देते हैं, लेकिन जब हर साल बजट आता है तो उसमें आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं होता। अब जो इस साल का बजट है देखते हैं उसमें क्या होता है, फिर महंगाई कंट्रोल होगी, महंगाई की शरह में कमी होगी, फिर हम ये देखें कि हमारे जो डॉलर के वाले से, जो हमारे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के वाले से फैसले हैं वो किस हद तक कारआमद साबित होंगे। ये बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने इस साल भी देखनी है, और हमारे हुक्मरानों की तरजीहात क्या होंगी एक आम शख्स के लिए, वही आम शख्स जिसने अपने इलेक्टेड नुमाइंदों को वोट कास्ट किया और उनको असेंबली तक पहुंचाया। क्या वो अवाम के इलेक्टेड नुमाइंदे अवाम की तरजीहात पूरी करने में कामयाब हो जाएंगे, ये भी एक सवाल है। तो देखते हैं इस हवाले से भी क्या फैसले होते हैं। फिर अदालती लिहाज से ये साल बड़ा अहम होगा, अदालती लिहाज से इस साल बड़े अहम फैसले होंगे। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता दूं कि इस साल एक बड़ा अहम दिन आ रहा है अदालती हवाले से, जुडिशरी के हवाले से। जो रिफॉर्म्स की बात हो रही थी, पहले तो 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गई, फजल रहमान साहब का भी मसला हल हो गया। मदारिस रजिस्ट्रेशन के हवाले से हुकूमत और फजल रहमान साहब जो है उनके दरमियान एक ऐसा एग्रीमेंट हो गया जिसको लॉकअप कर दिया गया, और इसका मतलब कि वो मामलात ओके हो गए। अब इस साल एक बड़ा अहम बिल आ रहा है, और वो है जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतल्लिक। अब सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की तादाद 17 है, वो तादाद 34 कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 कर दी जाएगी। अभी चूंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 है, और अगर मैं दो एडहॉक जजेस की बात करूं तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर मियां आलम खेल, उनको मिलाकर ये तादाद 19 बनती है। अब 17 जजेस आने के बाद ये तादाद 36 हो जाएगी। अब जो एडहॉक जजेस हैं वो एक एक साल के लिए हैं, तो अगर एडहॉक जजेस वाला मामला खत्म भी हो जाता है तो तादाद 34 के 36 के करीब ही होगी। अगर वो दो रिटायर हो जाते हैं तो 34 हो जाएगी, और अगर वो दो नहीं रिटायर होते और अगर उनको मजीद एक्सटेंड कर दिया जाता है मजीद 2 साल या 1 साल के लिए, तो तादाद 36 हो जाएगी। तो सर फिर हुकूमत की मेजॉरिटी हो जाएगी अदलिया में,
अब जो बिल आएगा कौमी असेंबली और सेनेट में जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतल्लिक, उसमें यह भी होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर वकील जिसने 25 से 30 साल वकालत की, उसको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर किया जा सकता है। फिर ये भी शर्त खत्म हो जाएगी जी कि हाई कोर्ट से पिक किया और पिक करके उसको चूज करके उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया। पहले तो ये शर्त थी ना कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज होगा वो हाई कोर्ट का जज होगा, हाई कोर्ट के जज को तैनात किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, उसको नामजद किया जाए। अब जिस शख्स की नामजदगी होती है उसको हाई कोर्ट से ही पिक किया जाता, यही होता ना। पहले तो ये प्रॉब्लम भी था हमारे यहाँ पर कि जी जब उसका जुडिशल कमीशन का इजलास होता था तो उस वक्त चीफ जस्टिस साहब क्या कहते थे कि जी अपने बंदे को पकड़ा, उसको पकड़ के उठा के चीफ जस्टिस ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया। यही हुआ था ना। जस्टिस आयशा मलिक बड़ी काबिल एहतराम है, उनकी दफा फैसला टाई हुआ, जस्टिस गुलजार ने उनका नाम तजवीज किया था, साबिक चीफ जस्टिस ने, उनका नाम टाई होने की सूरत में रिजेक्ट हुआ। दोबारा जस्टिस गुलजार साहब जो हैं उन्होंने ही वो नाम तजवीज किया। आई थिंक जस्टिस गुलजार थे या जस्टिस उमर अता बंदयाल थे, जस्टिस उमर अता बंदयाल थे। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जस्टिस आयशा मलिक का नाम तजवीज किया था। इसी तरह जस्टिस मुज़ैर नकवी साहब को जस्टिस गुलजार लाए थे, जस्टिस मियां साकिब निसार साहब जस्टिस मुनीब अख्तर को लाए थे। और इसी तरह फिर सुप्रीम कोर्ट में ये भी डिबेट हुई कि जो जूनियर जजेस हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज एलिवेट किया जाता है, ये भी एक प्रॉब्लम था। तो सर अब जो होने जा रहा है, जो अब बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होने जा रही है वो ये होने जा रही है कि अब सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे उनकी ये शर्त खत्म हो जाएगी कि उनको हाई कोर्ट से पकड़ा और सुप्रीम कोर्ट में जज मुकर्रर कर दिया। अब जो सीनियर वकील होंगे सुप्रीम कोर्ट के जिन्होंने 34-35 साल वकालत की, उनको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर किया जा सकता है। फिर जो 17 जजेस की तादाद बढ़ाई जाएगी, इसमें से ज्यादातर वही नाम होंगे जो हुकूमत के तजवीज करदा होंगे। जो पार्लियामेंट की स्पेशल कमेटी है, आई थिंक उसके पास ये इख्तियार होगा कि वो जजेस अपॉइंट करे, वही करेगी ना। और ये फिर जुडिशल कमीशन जो है उसकी आपको पता है कि कॉम्पोजिशन डिफरेंट है, तो उसमें भी हुकूमत के पास जो है मेजॉरिटी है। तो सर बड़ी अहम डेवलपमेंट्स होंगी। इमरान खान साहब का मुस्तकबिल और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म। इमरान खान साहब का मुस्तकबिल अब तक तो बिल्कुल ताबनाक है, सॉरी टू से अभी तक तो कोई चांस नहीं है। नवाज शरीफ साहब माइट बी एक्सपेक्टेड, जो आखिरी 2.5 साल है उसमें शायद वो वज़ीर आज़म बन जाए। नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक्स में तभी आएंगे जब शहबाज शरीफ साहब मुकम्मल तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मजबूती के साथ खड़े होंगे। और इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो शहबाज शरीफ का नैरेटिव है वो नून लीग को आने वाले इलेक्शंस के अंदर बहुत फायदा देगा, बहुत फायदेमंद साबित होगा। इसलिए क्योंकि शहबाज शरीफ साहब बड़े सीरियस उनके कॉन्सर्न्स थे इकोनॉमी के हवाले से, पॉलिटिकल जो हमारे जो इन्फ्लुएंस है उसके हवाले से, बहुत सी चीजें थी। तो शहबाज शरीफ साहब अब तक तो इस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक्स में, और उनके हवाले से ये चीज भी कंसीडर की जा रही है कि शायद वो पहले वज़ीर आज़म होंगे जो अपने 5 साल पूरे करेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो बाखबर ज़राए बता रहे हैं, जो मेरे एक दोस्त है उन्होंने मुझे ये बताया कि वो चाहते हैं कि आखिरी 2.5 साल जो है उसमें नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने। और नवाज शरीफ साहब जिस दिन वज़ीर आज़म होंगे सर, उस दिन वो भी इस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक्स में होंगे। नवाज शरीफ साहब के हवाले से सॉफ्ट कॉर्नर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर मौजूद है। वो एक अलग बात है कि 2024 के इलेक्शंस में नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बन सके, जबकि वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है उस हवाले से तो मैं ये बिल्कुल कहने में हक बात जाने दूं कि नवाज शरीफ साहब के साथ जो हुआ, जिस तरह से उनको कॉर्नर किया गया, फिर उनके हवाले से जो कॉन्सर्न्स थे, और फिर वो फैज हमीद साहब का जो इन्फ्लुएंस था इलेक्शंस 2024 में, वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक्स में आ सकते हैं। उनके हवाले से अब तक ये मालूमात जो खबर है वो मैं अब तक पहुंचा रहा हूं कि शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि आखिरी 2.5 साल के अंदर नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो। और ये भी एक्सपेक्टेड है कि शहबाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा की कमान जो है वो अपने भाई के हाथ में दे दें। हालात बेहतर होने की देर है सर। जैसे इकॉनमी ठीक हुई, पॉलिटिकल हालात ठीक हुए, अदालती लिहाज से हालात ठीक हुए, मुआशी लिहाज से, और फिर पाकिस्तान जब एक ट्रैक के ऊपर, एक पटरी के ऊपर आ जाएगा, तो सर फिर आपको याद है कि नवाज शरीफ साहब का तो बड़ा एक्सपीरियंस है, सी पैक भी वो लेकर आए,
एटमी धमाके भी उन्होंने किए, मोटरवेज उन्होंने बनाई। तो उनका तो जो एक्सपीरियंस है वो तो शहबाज शरीफ साहब का एक्सपीरियंस नहीं है। 3 बार वो इस मुल्क के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, तीनों बार उन्होंने बड़ी अच्छी हुकूमत की, उनके बड़े जो है वो बड़ा तजर्बा उनको था, बड़ा तजर्बा उन्होंने गेन किया हुकूमत करके। तो नवाज शरीफ साहब अगर वज़ीर आज़म बन गए तो इमरान खान साहब की और तहरीक साहब की उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक से उसी दिन निकल गए थे जिस दिन उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट का भरम तोड़ा था, एतमाद तोड़ा था। 2025 बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं और इस साल कोई बहुत अहम डेवलपमेंट होगी और तहरीक साहब के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं है। अपनी राय का कमेंट्स में जरूर इजहार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।